संविधान का आर्टिकल 101 जो है तो वो कहता है कि संसद और उसके सदस्यों की जो संसद होती है, संसद बता दूं मैं नक्शे में भारत के कि ये भारत का नक्शा है, अपना प्यारा सा भारत है। और सांसद जो है तो दिल्ली में जो नई दिल्ली है उधर सांसद भवन बना है और उन्हीं सांसद भवन में जो है तो अपने जो सांसद अपने अपने क्षेत्र से निर्वाचित होकर जाते हैं उधर जो है तो बैठते हैं और उनको विभिन्न प्रकार की शक्तियां, उनके कर्तव्य, दायित्व, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हीं सदस्यों में और उन्हीं सांसदों की बात हो रही है कि यदि उनका पद रिक्त है तो तब उन पदों में कौन कार्य करेगा, उनके सदस्यों के पद रिक्त हैं तब उनका कार्य कौन करेगा। इसी प्रकार आर्टिकल 102 में कहा गया है, अयोग्यताओं को बताता है जो संसद का और लाभ के पद। इट मीन्स कि सांसदों के पद लाभ के पद हैं या नहीं, विधायक का पद लाभ का पद है या नहीं, और उनकी अयोग्यताओं के बारे में बताता है सांसदों की कि यदि वो भारत का नागरिक नहीं है तो सांसद के नहीं बन सकता है। यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है तो सांसद नहीं बन सकता है। यदि वो पागल, दिवालिया, एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया गया है तो वो सांसद बनने योग्य नहीं है। यदि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो चुकी है आपराधिक मामलों में तो फिर वो सांसद के बनने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार 102 जो आर्टिकल है वो सांसदों की, उनके सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, जो भी इसके आगे के आर्टिकल हैं 100 तक आर्टिकलों को हमने पढ़ चुका है। आज हम उसी के आगे जो है तो पढ़ रहे हैं। मैंने 2 आर्टिकलों के बारे में बता दिया, 101, 102। अब अपन चलते हैं आर्टिकल 103। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 कहता है कि अयोग्य निर्णय राष्ट्रपति का अंतिम। इट मीन्स कि सांसद को यदि कोई अयोग्य किया जाता है, सांसद को यदि कोई अयोग्यता ठहराई जाती है कि भाई तुम इस चीज़ के लिए अयोग्य हो, तुम इस निर्वाचित नहीं हो सकते हो, तुम खड़े नहीं हो सकते हो, तुम्हारे सांसद के लायक तुम्हारी योग्यता नहीं है, तो वो ठीक है, सब माना जाएगा, सब सुना जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा तो उसमें राष्ट्रपति का होगा। जब तक राष्ट्रपति पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो जाता है, मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो जाता है और वो उस व्यक्ति को पूर्णतः अयोग्य घोषित नहीं कर देता है, जब तक उनको अयोग्य घोषित नहीं माना जाता है। इसीलिए अंतिम निर्णय जो होगा तो राष्ट्रपति को होगा। यदि राष्ट्रपति ने कह दिया कि ये अयोग्य है तो अयोग्य माना जाएगा, यदि मना कर दिया तो फिर नहीं माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे आप घर में लगा लीजिए कि जो पिताजी होते हैं कि माताजी के दादाजी, जिनका भी घर में ज़्यादा चलता है, वो जो मुखिया टाइप के होते हैं, जैसे गांव में ग्राम सरपंच होते हैं, जो वो किसी चीज़ को कह देते हैं कि ये काम होगा गांव में तो होगा, ग्राम पंचायत में, यदि मना कर दिए तो फिर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रपति यदि कह दिए कि योग्य है तो योग्य है, नहीं है तो नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति ऐसे ही हवा में बातें नहीं करेगा, नहीं कहेगा, वो भी किसी तर्क पे बेस पर निर्णय देता है। ठीक, तो अपन अब देखते हैं आर्टिकल 104। आर्टिकल 104 कहता है दंडित करना, सदन में नहीं फिर भी बैठना। ये इट मीन्स इसका कहना है दोस्तों, एक बार बता दूं मैं एक बात कि भारतीय संविधान में कोई भी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से नहीं बताई गई। ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में बातों को रखा गया है, क्योंकि यदि बातों को डिटेल से, हालांकि भरपूर प्रयास किया गया है कि बातों को डिटेल से लिखा जाए, लेकिन तब भी लिखने की भी एक सीमा होती है। इतना प्रयास करते 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 तब भी भारतीय संविधान बहुत लंबा समय खींचा है और बहुत बड़ा हो गया है। तब भी छोटे छोटे बातों को लिखा गया है, फिर उनको जो है तो सांसदों द्वारा समझा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो जो है तो उनकी व्याख्या करते हैं, सांसद व्याख्या करते हैं इस प्रकार। तो 104 कहता है कि यदि सांसद और जो सांसद जो है तो जैसे निर्वाचित होकर आ गया अपने क्षेत्र से, ठीक, अब निर्वाचित होकर तो आ गया और उसने शपथ नहीं ली है,
तो जब तक सांसद या विधायक कोई भी हो, जब तक वो शपथ नहीं लेता है तब तक वो अपने पद पर कार्य करने के लिए, अपने दायित्वों के लिए पूर्णतः योग्य नहीं होता है। जब तक वो शपथ नहीं ले लेता है तो वो सदन का अंग नहीं बन पाता है, सदन का सदस्य नहीं बन पाता है। और इस तौर पे भी कई दफ़ा सांसद इसमें अपने कोई भी व्यक्ति अपने इसमें हट में रहता है कि अरे मैं तो निर्वाचित हो चुका हूँ, मैं शपथ लूँ न लूँ, मैं तो सांसद बन गया। तो इस तौर पे यदि शपथ से पहले वो सदन में बैठ जाता है, ज़बरदस्ती जाके बैठता है, पता है तब भी कि नहीं सांसद में बिना शपथ लिए, या कि मैं सांसद नहीं हूँ, आम आदमी कोई भी, या कि किसी प्रकार का भी जो व्यक्ति हो जो सांसद में मतलब सांसद के बैठने योग्य नहीं है, उसके लिए नहीं बनाया गया, वो जाके ज़बरदस्ती बैठ जाता है। तो फिर उसके ऊपर जो है तो उसको दंडित किया जाता है उसके धन के तौर पर। और इसमें ये भी है कि कोई भी सांसद बिना शपथ के यदि सदन में बैठता है, उनके कार्यवाहियों में भाग लेता है, तो 500 रुपये का प्रतिदिन का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि जब तक शपथ नहीं ले लेता है तो वो सदन का सदस्य नहीं होता है। तो 104 यही कह रहा है कि यदि ज़बरदस्ती भी कोई बैठ ही रहा है कि नहीं मैं बैठूंगा, शपथ लूँ न लूँ, तो राष्ट्रपति उसके ऊपर जो है तो दंड लगाएगा, जो भी प्रक्रिया होती है। ठीक, आगे अपन देखते हैं अपन आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 जो है तो कहता है कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। ये आर्टिकल 105 सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। उन्हें कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जैसे कि सदन में होते हुए उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उसमें जो है तो उनके शब्दों पर मीन्स सदन में वो पूर्णतः बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। सदन में यदि उनके मुंह से कई दफ़ा बहस होते समय कई दफ़ा गलत शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, कई दफ़ा लड़ भी जाते हैं, कई दफ़ा गाली गलौज भी होने लगती हैं। तो बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होता है सदन के अंदर। सदन के अंदर वही कार्यवाहियाँ होंगी जो सदन की नैतिक समिति निर्धारित करती है, जो अध्यक्ष निर्धारित करता है, और बाकी किसी प्रकार का उनके ऊपर अभियोग नहीं चलाया जा सकता है, किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया लागू नहीं की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, भारत का कोई भी न्यायालय हो, उन पर जो है तो मुकदमा केस उन पर दायर नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो सदन के अंदर हैं। इसी प्रकार उनको जो है तो वित्त से संबंधित, जैसे कि लोकसभा में भारत में यदि वित्त विधेयक पारित किया जाता है तो वो लोकसभा से ही पारित होगा कि ना कि राज्यसभा से। इसी प्रकार सांसदों को अनेक विशेषाधिकार होते हैं, जैसे संविधान संशोधन के लिए मात्र एक भारतीय संविधान में शक्ति यदि संविधान संशोधन की दी गई है तो वो सांसदों के अलावा कोई भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की शक्तियां सांसदों को प्रदान की गई हैं, जैसे वो राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं, सीमा में किसी राज्य की सीमा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बाहरी क्षेत्र को मिला सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि सब कर सकते हैं, लेकिन भारत का एक भी टुकड़ा बाहरी राज्य को, बाहरी देश को नहीं दे सकते हैं। कई दफ़ा कह देते हैं मोदी जी तो देश बेच रहे हैं, वो मूर्ख हैं कहने वाले, क्योंकि मोदी जी के हाथ में है ही नहीं कि वो देश बेच दे। संविधान साफ साफ मना करता है कि सब देश तुम्हारा नहीं है, देश पूरे भारतवासियों को है, और तुम मिला सकते हो, तुम सीमा घटा सकते हो, किसी राज्य की बढ़ा सकते हो, नाम परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन तुम बाहर वाले देश को भारत का एक भी टुकड़ा नहीं दे सकते हो। लेकिन दोस्तों, यदि समाज में रहना है, यदि अगल बगल के देशों से समन्वय बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है, तो कई दफ़ा जो है तो अपवाद आ ही जाते हैं और उनमें जो है तो विचार करना ही पड़ता है। जैसे कि बांग्लादेश से हमारे भारत में कई दफ़ा क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया है। कुछ क्षेत्र जैसे पाकिस्तान को दिया गया था, गुजरात साइड का, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है तो बार बार जाकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोता था, इसलिए थोड़ा सा क्षेत्र उसको दिया गया है। तो बातें कही गई हैं, लेकिन सर्वसम्मति से, और कुछ जब बातें अटक जाती हैं तब थोड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन ये पूर्णतः गलत बात है, असत्य है कि कोई देश को बेच भी सकता है। हाँ,
देश में कितना भी घोटाला कर लें, पैसे खा पी लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो है तो देश को नहीं बेचा जा सकता है, संविधान इसका विरोध करता है। ठीक, अब अपन आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल जो है तो आर्टिकल 106 कहता है कि संसद सदस्यों का भत्ता जो होता है और उनके विशेषाधिकार, संसद के जो सदस्य होते हैं उनके भत्तों के बारे में बताया गया है कि इनको इतने वेतन दिया जाएगा, और संसद जब अपना कार्य छोड़ के जब 5 साल उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी और कितना वेतन दिया जाएगा पेंशन के रूप में, कौन कौन सी सुविधा, टेलीविज़न की जैसे घर और सिक्योरिटी गार्ड, इनके बारे में जो है तो 106 कहता है। अब अपन आर्टिकल देखते हैं 107। आर्टिकल 107 कहता है कि संसद में विधेयकों को पेश करना, पारित करने की प्रक्रिया। 107 यदि संसद में कोई विधेयक पारित किया जाता है, कोई कानून पारित करना है, कुछ भी प्रस्ताव पारित करना है, तो उसकी प्रक्रिया बताइए। ऐसे नहीं कि चलो सो रहे हैं, सोते सोते उठ गए, सपना आया रात में कि ये कानून पारित करना है, ये कि बिना प्रक्रिया के ऐसे नहीं हो जाता है। इसमें तो ऐसा भी प्रावधान है कि संसद यदि जब उनका जो सत्र चलते हैं, सत्र जैसे कि बजट का सत्र होता है, मौसमी सत्र होता है, और एक और 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र लगते हैं, साल में लगते हैं। और उसी प्रकार उनके जैसे काल भी होते हैं, जैसे शून्य काल होता है, प्रश्न काल होता है, इस प्रकार के काल भी होते हैं। तो उस दौरान भी सांसदों को प्रश्न पूछने के लिए जो है तो समय दिया जाता है, समय निर्धारित किया जाता है। और जो भी सांसद होता है, जब विपक्ष का हो पक्ष का हो, जब एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, तार्किक अतार्किक, जब एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, तो कोई भी सांसद यदि सत्ता पक्ष के सांसद से कोई प्रश्न पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई सांसद जो है तो विपक्ष का रक्षा मंत्री से पूछ रहा है कि आपने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया है, थोड़ा सा मिसाइल फोड़ के क्यों बैठ गए हैं, तो यदि ये प्रश्न पूछना है तो, और जो इसको गहराई से जानने की इच्छा है, डिटेल पूरी मांगता है, तो ये प्रश्न को सांसद को जो लिखित रूप में बढ़िया सचिवालय में उनके एक ही अध्यक्ष के पास जो है तो 10 दिन आगे जमा कर देना होगा। फिर वो अध्यक्ष जो है तो रक्षा मंत्री को वो प्रश्न दे देंगे, फिर रक्षा मंत्री उस प्रश्न पर गहन अध्ययन करेंगे, सोच विचार करेंगे और उसका उत्तर तैयार करेंगे। फिर जब सदन की बैठक होगी तब संसद अपना प्रश्न पूछेगा और रक्षा मंत्री उसका जवाब देंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तत्काल यदि क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन का सवाल लंबा है कि महत्वपूर्ण है, तो फिर वो सामने वाला मंत्री जो होगा तो यही कह देगा कि भाई ठीक है, मैं आपके प्रश्न पर मैं ध्यान दूंगा और इसके बारे में विचार करूंगा, पता लगाऊंगा, क्योंकि तत्काल तो नहीं दिया जा सकता। मंत्री भी होता है, उसके नीचे के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, मंत्रियों को पूरा काम नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं, इसीलिए तत्काल जवाब नहीं दिए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार इन चीज़ों की एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि किस प्रकार प्रश्नों को भी पूछना है, किस प्रकार प्रस्ताव पेश करना है। ठीक है, और जो है तो सरकारी सांसद कर सकता है, या कि बाहरी लोग भी, कई दफ़ा गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं वो भी पारित किए जाते हैं। तो इन सब की प्रक्रिया के बारे में 107 में बताया गया है। इसी प्रकार 108 में कहा गया है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान जो कई दफ़ा हो जाता है। मान लीजिए ऐसे कि ये प्रावधान लागू करना है कि लड़कियों को लिपस्टिक लगाने एकदम ज़रूरी है, ऐसा कोई कानून पारित करना है कि लड़कियों का लिपस्टिक पाउडर लगाना एकदम ज़रूरी है। अब उसमें सांसद तो पास कर रही है कि लड़कियों को लिपस्टिक पाउडर लगा के ही जाना है, कहीं निकलना है, एकदम ज़रूरी है, ऐसा कानून पारित कर रही है। लेकिन जब वही विधेयक राज्यसभा में जाती है
तो राज्यसभा में तो पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, एक एक अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। वो कहेंगे कि ये कैसा भद्दा सा नियम है, इसको हम पारित नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह दुनिया भर का बताएंगे। तो फिर राष्ट्रपति कहेगा कि रह जाओ, शांत रहो दोनों लोग, आओ शांत से बैठो। अब फिर सुने अध्यक्ष जो होगा लोकसभा का अध्यक्ष सुनेगा और फिर धीरे से उस प्रस्ताव को पारित कर लिया जाएगा। पारित इसलिए कर लिया जाएगा क्योंकि सांसदों की संख्या होती है 545, ठीक, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 245। अब ये 245 सदस्य, वहाँ 545 सदस्य, जब ये दोनों संयुक्त रूप से बैठेंगे, संयुक्त रूप से बैठक होगी, तो किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए, प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम आधे वोटों की जरूरत होती है। मान लीजिए यदि 700 से लगभग कुछ ज़्यादा हुई, उसका आधा अपन लेंगे यदि, तो 395 के लगभग इतने करीब तक आएंगी। तो 395 सांसदों की वैसे ही संख्या जो है तो 545 है, तो एकदम धड़ल्ले से पास हो जाएगा। तो इस प्रकार फिर ये नियम पास ही हो जाए कि लड़कियों को जो है तो एकदम लिपस्टिक और पाउडर लगा के ही निकलना है घर से बाहर, ठीक, इस तरह का नियम पारित हो जाता है। और संयुक्त बैठक इसलिए, और इसमें भी अपवाद हैं। यदि धन विधेयक है तो उसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यदि संविधान के संशोधन संबंधित कोई विधेयक है तो उसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार विभिन्न चीज़ें और भी हैं जो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयकों में जो है तो ज़्यादातर संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है और इसका सत्र जो है तो इसको आहूत करता है राष्ट्रपति, इनको बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता जो संसद का अध्यक्ष होता है सदन का, वही अध्यक्षता करता है, ठीक। अब यदि अपन बात करें आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 कहता है धन विधेयक लोकसभा में। 109 कहता है कि धन विधेयक है यदि कोई, तो वो लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। धन से समझिए, धन संपदा से कोई संबंधित यदि विधेयक है, कोई विधेयक है, कोई प्रस्ताव है, तो लोकसभा में ही लाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के, राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद, ठीक। जो लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अब इसमें एक बात है कि यदि धन विधेयक है, अब धन विधेयक को पारित करना है, अब धन विधेयक को तो पारित करना है, लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में जा रहा है, तो राज्यसभा वाले पढ़े लिखे होते हैं, वो बातों को अटकाना जानते हैं, अटका लिए, धन विधेयक को पास ही नहीं कर रहे हैं, तो उनकी शक्तियां ही छीन ली गई हैं। वो धन विधेयक को नहीं रोक सकते हैं, 14 दिन तक अपने पास रखे रहें धन विधेयक को, उसमें जांच पड़ताल जो भी करना हो, सिफारिश करना हो, कहना हो तो कर लें। और यदि 15वें दिन, 14 दिन के अंदर अंदर नहीं लौटाते हैं धन विधेयक को, तो 15वें दिन वो अपने से वहीं रखा पारित हो जाएगा। ऐसी शक्तियाँ जो है तो ले ली गई हैं। तो राज्यसभा होकर रख लिए हैं बैकअप के रूप में, बाकी जो मूल शक्तियां होती हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, वो सांसदों के पास, लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा को केवल बैकअप के रूप में रख लिया गया है, यदि कुछ त्रुटियां होती हैं तो उसमें राज्यसभा देख के बता सके एक बार और इसमें निर्णय लिया जा सके, ठीक। बाकी कुल मिलाकर जो निर्णय होता है तो लोकसभा का ही होता है, राज्यसभा बस टुकुर टुकुर देखते हो क्या, ये वाली बात रह जाती है। उस प्रकार आर्टिकल जो है तो 110 आर्टिकल कहता है धन विधेयक की परिभाषा। ये धन विधेयक की परिभाषा बताता है 110, ठीक है। देख लीजिएगा धन विधेयक की परिभाषा क्या है, मैं आगे बताता हूँ। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 कहता है धन विधेयक कानून सहमति। जब मीन्स धन विधेयक नहीं, कोई भी विधेयक, यदि कोई भी विधेयक है लोकसभा राज्यसभा से पारित कर दिया गया है, अब ये कहता है कि उसमें राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी वो कानून माना जाएगा। मान लीजिए कि ये है लोकसभा, ये है कोई विधेयक है, ये है लोकसभा, ठीक है, ये लोकसभा राज्यसभा ये हो गई, और ये राष्ट्रपति। यहाँ से कोई विधेयक पारित किया जाता है, कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो यहाँ आएगा लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा से पारित होगा, फिर वही विधेयक जो है तो आएगा जब राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति उसमें यदि सिग्नेचर करना चाहेगा, मंजूर है उसके लिए तो साइन कर देगा, यदि निलंबित करना चाहेगा, उसको कुछ गड़बड़ी लगेगी तो निलंबित कर देगा।
और उसका इन सब में भी पेट नहीं भरेगा तो अपने पास रख लेगा, वही पॉकेट में रख लेगा, अब कुछ नहीं करेगा, ना सिग्नेचर करेगा ना वापस ही लौटाएगा। इसी में विवाद उत्पन्न हो गया था, क्योंकि समय निर्धारित नहीं है कि वो विधेयक को कितने महीने साल तक रख सकता है, इसमें निर्धारित ही नहीं किया गया संविधान में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में कहा गया है कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर उस विधेयक को सहमति देनी है या कि असहमति देनी है, और यदि आप उसमें साइन नहीं करते हैं तो उसका कारण बताना है, और अन्यथा उसको वापस कर देना है। मीन्स उसको आप रख नहीं सकते हैं 3 महीने से ज़्यादा। तो बीच में विवाद उत्पन्न हो गया था। फिर सर्वोच्च न्यायालय के लिए कम से कम बहुत लंबे लंबे जो है तो गहरे गहरे सवाल जो है तो राष्ट्रपति के कंधे पर बंदूक रखकर प्रधानमंत्री या कि उपराष्ट्रपति ने चलाया था सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जैसे जवाब दिया था ईंट का, तो वो भी पत्थर से जवाब दे दिए हाल ही में। ठीक है, जवाब दे दिए कि ये मेरा नियम कानून बनाया हुआ नहीं है, ये गृह मंत्रालय का ही निर्णय है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है तो राष्ट्रपति को निर्णय देना है। तो वो अपने ही नियम में फंस गए, ऐसा कुछ हुआ है। तो अब अपन आर्टिकल जो है तो 111 का बता दिया मैं कि विधेयक कानून पारित करने में कोई विधेयक है तभी कानून माना जाएगा जब वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सिग्नेचर हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 112 वो 112 अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का तात्पर्य है बजट। बजट जो है तो बजट शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। बजट जो है तो फ्रांसीसी शब्द है, और ये चमड़े का इसका कुछ अर्थ निकल के आता है, चमड़े के थैले के रूप में अर्थ निकल के आता है। लेकिन भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका जो है तो वर्णन किया गया है, बजट शब्द का उपयोग नहीं है, इसको याद रखिएगा। और उसी के बारे में बता दिया गया है कि भाई जो है तो एक वर्ष में जितना भी देश में धन संपदा दिया गया, कहाँ क्या खर्च करना है, कहाँ क्या टैक्स लगाना है, शिक्षा पे 18% GST लगाना है, घटाना है, 90% करना है, जो भी है, कहाँ हमें कितना खर्च करना है, सब इसके बारे में जो है तो एक विधेयक पारित करना पड़ेगा। उसमें जो है तो सांसदों को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को हर एक चीज़ को जो है तो बताना पड़ेगा और जो है तो दिखाना पड़ेगा। उसी प्रकार आर्टिकल 133 में कहा गया है, आर्टिकल 113 में अनुमोदन या प्राक्कलन समिति के बारे में, प्राक्कलनों के बारे में 113 में बात कही गई है। तो दोस्तों अपन ने 101 से लेकर 113 तक जितने भी आर्टिकल में मेन चीज़ें थी उनको देख लिया है। आप जानते हैं कि इन आर्टिकलों में बहुत सारी चीज़ें जो है तो लिखी गई हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसको अपन ने देखा है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ज्ञान की बातें तो होती हैं, लेकिन उनमें भी जो है तो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है हमें इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें से जो आर्टिकल है धन विधेयक और बजट के संबंध में 112, और लगभग सांसद से जितने भी आर्टिकल संबंधित होते हैं सभी ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए आपको एक सरसरी निगाह से एक बार ज़रूर इनको देख लेना चाहिए। तो अब कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा, और अपनी राय ज़रूर दिया करिए कि सर आप ऐसे और अच्छे से बता सकते हैं कि अच्छा बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। आप जो भी आपके दिमाग में मेरी प्रतिक्रिया बनती हो, जो भी आपको समझ में आता हो कि ठीक बता रहा है, कम अच्छा नहीं बता रहे हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ सही है, कुछ भी आप कुछ ना कुछ तो कमेंट में ज़रूर कहा करिए। कोई ना कोई प्रश्न यदि बनता है तो ज़रूर पूछा करिए, और अच्छा लगे तो कर्तव्य बनता है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसको जो है तो यदि आप और दूसरे को जो है तो लाभ देना चाहते हैं तो शेयर करना भी एक दायित्व बनता है। ठीक, तो आई होप अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।